तो क्लास 11 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका आज हम करने वाले पार्ट सेकंड। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 क्लियर किया था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी बताया, जिसके अंदर मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका डिलीट हो चुका है उसके रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने उसका अर्थ, उसकी जानकारी, साथ ही उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो में इस लेसन के सेकंड पार्ट में हम शहरी जीवन, लेखन कला और जो मेसोपोटामिया के अंदर जो दूर देशों से व्यापार होता था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से ही आज की इस वीडियो में। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेसन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शहरी जीवन का महत्व। अगर मैं एग्जाम टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन वो कुछ इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है कि शहरी जीवन के अंदर श्रम विभाजन का महत्व समझाइए। श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है, ये किस तरीके से इस वाले टॉपिक से यानी कि शहरी जीवन से कोरिलेट करता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। देखिए क्या है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है ना, तो वैसे वैसे ही खाद्य उत्पादन यानी कि फूड प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो भी बढ़ता चला जाता है, और इसका परिणाम क्या होता है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखने को मिलती है। इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए जैसे खाने वाले 10 जने हैं और खाना 10 जनों का है तो ठीक है, ये चल रहा है। लेकिन जब खाने वाले 100 हो जाए और खाना जो है वो सिर्फ 50 जनों का हो तो क्या हो, ये इक्वल नहीं हो रहा। तो इस कारण क्या है कि जैसे आबादी में इजाफा होता है यानी वृद्धि होती है, तो वैसे ही जो फूड प्रोडक्शन होता है ना उसके अंदर भी वृद्धि देखने को मिलती है, और इसका परिणाम क्या निकल के आता है वो है जनसंख्या घनत्व। तो अब आपके माइंड में आएगा कि ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो इंग्लिश में इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना उसके ऊपर लैंड है, तो उस लैंड पे कौन निवास करता है, मनुष्य निवास करता है। तो जब हम किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि इसके अंदर हम कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल को रखते हैं, और डिवाइड करने पे जो कैलकुलेशन आती है ना उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम दे देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो पूरे विश्व भर में जो लोग निवास करते हैं ना, तो कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, तो कहीं पे मीडियम लेवल की है। तो ये चीज़ें आपको ज्योग्राफी में अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आई होप कि अभी के लिए तो आप ये चीज़ें समझ ही चुके होंगे। तो क्या होता है कि जो नगर के लोग हैं ना वे आत्मनिर्भर नहीं रहते। अब बात आती है आत्मनिर्भर की। आजकल ये नाम वैसे ही इतना पॉपुलर चल रहा है। तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है कि जो नगर के लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। कारण क्या होता है कि जो वस्तुएं सेवाएं हैं ना उनका लेन देन चलता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको एक उदाहरण के तौर पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए क्या है कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत होती है, क्योंकि वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, और ये बात ठीक भी है। और वह ये भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए जो आवश्यक जो रंगीन पत्थर होते हैं वह कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ पत्थर की मुद्रा बनाने का है, ना कि औजार बनाने का। अब दूसरी सिचुएशन में कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु तांबे लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती है। अब लकड़ी का कोयला जो बनाता है उसे भी किसके ऊपर, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है ना वो श्रम विभाजन की कहलाती है। तो इसी को हम शहरी जीवन की विशेषता मानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ चुके होंगे इस बारे में कि नगर के लोग आत्मनिर्भर क्यों नहीं होते। तो आप इस चीज के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम श्रम विभाजन कहते हैं। और ये जो वर्ड है ना वो ज्यादातर हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में यूज किया जाता है। तो आई होप कि अब आप शहरी जीवन के महत्व के बारे में तो समझ ही चुके होंगे। अब जो हम अपना अगला सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं वो है मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही। आवाजाही मतलब आना जाना लगा रहता था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मेसोपोटामिया के बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या था कि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन जो था वह तो अच्छी मात्रा में था, लेकिन जो खनिज संसाधन थे ना उसकी कमी देखने को मिलती थी। और साथ ही मेसोपोटामिया के दक्षिणी अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए भी पत्थरों की कमी थी। और इसी के साथ इराकी खजूर और पॉपुलर के पेड़, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इनकी जो लकड़ी थी वो गाड़ियां और गाड़ियों के पहिए बनाने में या फिर नाव बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी। और इसके साथ ही औजार, पात्र या फिर गहने बनाने के लिए भी कोई धातु मेसोपोटामिया में उपलब्ध नहीं थी। तो अब बात यहाँ पर आती है उनके व्यापार की।
तो इतिहासकार के अनुसार जो मेसोपोटामिया का जो व्यापार था ना, वह तुर्की, ईरान और खाड़ी देशों से महंगे ये आयात करते थे, यानी कि माल खरीदते थे। तो देखिए तुर्की, ईरान और खाड़ी देश कौन हो गए? तो खाड़ी देश के अंदर कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुवैत हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो ये सारी कंट्री क्या कहलाती है? खाड़ी देश की कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल होता है ना वो अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इनका एक अपना संगठन भी है जिसे ओपेक कहा जाता है। तो इन चीजों के बारे में अच्छे से समझ चुकेंगे। तो जो मेसोपोटामिया है ना, जो वर्तमान का इराक है, तो वह इन देशों से क्या करता था? आयात करता था, महंगे वो भी, जैसे कि लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर। और बदले में क्या करता था ये? तो कपड़ा और कृषि उत्पाद से संबंधित मेसोपोटामिया निर्यात भी करता था, यानी बेचा भी करता था इन देशों को। तो देखिए इनसे क्या निकल के आता है परिणाम, कि इराक के पास जो खनिज संसाधन थे उसकी तो कमी थी, तो वहीं खाड़ी देशों के पास जो खेती थी उनकी गुंजाइश कम थी। तो एक तरीके से आना जाना यानी आवाजाही होगी माल की। तो इस प्रकार जो व्यापारिक माल होता था ना, वह आयात और निर्यात इन देशों के बीच में चलता ही रहता था। और एक चीज इसके अंदर ये भी कही जाती है कि व्यापार के लिए एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी होता था, क्योंकि जो नियम कानून होते हैं उनकी भी देखरेख में ये चीजें चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना तो कोई भी अपना एकाधिकार जमा सकता है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही ऐसे संगठन की स्थापना करने की शुरुआत की थी। तो ये था मेसोपोटामिया के अंदर माल की आवाजाही का पूरा ब्यौरा। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ये जो हमारा टॉपिक है वो इस लेसन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि लेसन का नाम ही इससे जुड़ा है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो शहरी जीवन के बारे में तो अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, और जो इस लेसन का थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर आपको सारा शहरी जीवन ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस पार्ट के अंदर जो हमें फोकस रखना है वो सारा लेखन कला यानी कि राइटिंग स्किल के ऊपर ही फोकस रखना है। तो देखिए लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में किस प्रकार का हुआ। तो बोले जाने वाली ध्वनियां यानी जो साउंड होता है को लिखने के लिए जो संकेत या फिर जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। तो क्या था कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी, पट्टिकाएं होती है टैबलेट, तो ये लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी। और इसके अंदर जो चित्र थे ना उसके अंदर चिन्ह और संख्या दे रखी थी, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी कुछ देख सकते हैं। तो इसके अंदर बैल, मछली और रोटी आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर के मंदिरों में आने वाले और वहां से बाहर जाने वाली चीजें के लिए होती होगी। तो स्पष्ट है इतिहासकारों के अनुसार कि लेखन कार्य भी तभी शुरू हुआ था जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन जो होते थे ना वह अलग अलग होते थे, और उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे, और सौदे भी कई प्रकार के बारे में किए जाते थे। तो इस कारण जो है इसके अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। तो लेखन कला के विकास में मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, वो मिट्टी की पट्टी के ऊपर लिखा करते थे। लिपिक जो होता था यानी जो वो बनाने वाला जो होता था वह मिट्टी को गीला करता था, और उसे गीला करने के बाद गूंथ कर उसे थापा कर एक आकार की पट्टी का रूप दे देता था, जैसा हम चिकनी मिट्टी के साथ करते हैं। पहले उसे गीला करते हैं, गीला करने के बाद उसे गूंदते हैं, और गूंदने के बाद जैसे प्रेस करना हो तो प्रेस में हम कोई भी आकार दे सकते हैं। वह मेसोपोटामिया के लोग भी पट्टिकाओं के साथ करते थे, जिससे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके और सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बना लेता था। फिर लिपिकार जो था वो क्या करता था, सरकंडे की तीली। तो सरकंडे की तीली कुछ इस प्रकार होती है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो वह इससे क्या करता था, उसकी चिकनी सतह को कीलाकार यानी चिन्ह करके बना देता था। तो कीलाकार मतलब होता है क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म क्या होता है, एक तरीके से आकार देना किसी चीज को। तो जब ये पट्टी धूप में सूखी जाती थी तो काफी पक्की हो जाती थी यानी हार्ड हो जाती थी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि जब इस पट्टिकाओं पे कुछ लिखा होता था, जैसे उदाहरण के तौर पर धातु के टुकड़े के सोपान, हिसाब, जब ये चीजें यूज हो जाती थी ना तो ये गैर जरूरी हो जाती थी। तो फिर इन पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था, क्योंकि वह तो हार्ड होगी, अब उसके ऊपर खुदरा नहीं जा सकता। वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको। और ये बात सत्य है कि जब ये पट्टिका सूख जाती थी तो इसके ऊपर कोई चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। तो इसलिए प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके लिए एक अलग पट्टिका की जरूरत हुआ करती थी। तो इस कारण मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों में ऐसी सैकड़ों पट्टियां मिली है। इन्हीं स्रोतों के कारण पुरातात्विकों को मेसोपोटामिया की जानकारी मिली है, जो कि हम आज उसी के बारे में जान रहे हैं। अब हम यहीं से जानते हैं कि इन पट्टिकाओं का आगे चलकर किन किन चीजों में इस्तेमाल किए जाने लगा। तो जैसे कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण थे ना वह कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी।
अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि कुछ और चीज़ों के लिए भी किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्दकोश बनाने में, शब्दकोश यानी डिक्शनरी बनाने में, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त कराने में, राजाओं के जो कार्य होते थे उनका वर्णन करने में, साथ ही जो कानून होते थे उनमें परिवर्तन को घोषित करने के लिए जो कि आम जनता के लिए बनाए जाते थे, इसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। तो आप समझ सकते हैं इन पट्टिकाओं के बारे में कि मेसोपोटामिया में ये कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। देखिए फिर क्या हुआ, मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी भाषा थी सुमेरियन, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में जान ही लिया था, तो उसका स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का जो रिवाज था ना, वह ईस्वी की पहली शताब्दी तक यानी कि लगभग 2000 से भी ज़्यादा अधिक वर्षों तक चला। यानी 2400 से ईसा पूर्व से 2000 के बीच तो इतना ही टाइम बन जाता है। तो आई होप कि आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक अच्छे से बता दिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो लेखन प्रणाली से जुड़ा है, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है। तो देखिए क्या था कि जैसे जैसे मेसोपोटामिया के अंदर पट्टिकाओं का महत्व बढ़ता गया तो लोग उसके ऊपर जो शब्द को उखेड़ते थे यानी कि जो लिखा करते थे, तो उनका भी चलन ज़्यादा चलने लग गया। तो इसमें क्या हुआ लेखन प्रणाली में कि जिस ध्वनि के लिए कीला अक्षर या फिर कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या फिर स्वर नहीं हो सकता था। जैसे कि अंग्रेजी माला में होता है, तो आप जानते हैं ना, स्वर जैसे ए ई आई ओ जिसे हम वोवल कहते हैं, और व्यंजन जैसे कि जो बाकी के वर्ड है सारे अल्फाबेट के, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जांपल एम का दे रखा है। तो ये अक्षर जरूर हुआ करते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट होता है, एल ए होता है, इन होता है। तो ये प्रकार की चीजें जो पट्टिकाएं थी ना उसके अंदर लिखी जाती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेसोपोटामिया की लिपिकों में सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना भी होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पट्टिका सूख जाती थी तो काफ़ी हार्ड हो जाती थी, तो उसके ऊपर कोई शब्द नहीं लिखा जा सकता था। तो जब उस पट्टिका का इस्तेमाल करना है तो गीली में ही करना पड़ता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी और ये काम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान उपलब्धि समझा जाता था। तो यही था कि इन पट्टिकाओं में अच्छी जानकारी लिखने के लिए एक अच्छे कुशल कर्मी की भी आवश्यकता होती थी, जो कि इसे अच्छे तरीके से लिख सके, और इसी काम को काफ़ी बड़ी उपलब्धि समझा जाता था उस समय। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक, जो कि काफ़ी छोटा सा है, जिसका नाम है साक्षरता यानी कि लिटरेसी के बारे में। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना वह बहुत ही कम थे जो पढ़ लिख सकते थे, और ऊपर से इनके अंदर जो प्रतीक थे ना जिसे हम चिन्ह कहते हैं वह सैकड़ों की संख्या में थे और काफ़ी अधिक पेचीदा थे, यानी कि कंफ्यूजन करने वाले थे। तो इसलिए सिर्फ वही जने इनका इस्तेमाल कर सकते थे जो कि काफ़ी कुशल माने जाते थे, यानी कि स्केलेबल माने जाते थे, जो कि अभी इससे पहले हमने लेखन प्रणाली में पढ़ ही लिया था। ठीक है, अगर राजा स्वयं इन्हें पढ़ सकता था तो वह चाहता कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, क्योंकि क्या था कि अधिकतर जो लिखावटें होती है ना वह बोलने के तरीके को दर्शा देती है। तो इसी प्रकार एक अधिकारी के द्वारा राजा को लिखा गया पत्र था, वो आप इसमें पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपको कंक्लूजन डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इस काव्य के अंदर यही लिखा गया था कि जो संदेश पहुंचाया जा रहा है ना, तो वह बूढ़ों को कहा जाता था कि वह अपने छोटे को समझाए, और छोटों से यह अपेक्षा रखी जाती थी कि वह अपनी आने वाली संतानों के बारे में बताए। तो कहने का मतलब ये जो संदेश है रुकना नहीं चाहिए, आगे इसके ऊपर चर्चा हमेशा लगी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इस काव्य के अंदर दे रखी है, आप पढ़ भी सकते हो। तो आगे है हमारा टॉपिक नंबर 6 और इस लेसन के सेकंड पार्ट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेखन कला का प्रयोग। तो देखिए ये काफ़ी इजी है और एक तरीके की इसके अंदर स्टोरी दे रखी है, तो वो स्टोरी का मैं आपको कंक्लूजन करके बता दूंगा। तो देखिए इसके अंदर उरुक के एक प्राचीन शासक जिसका नाम है एन मार्कर, तो उसके बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य लिखा गया है, क्योंकि मेसोपोटामिया की परंपराओं की कथाओं के अनुसार उरुक जो था ना वह एक सुंदर शहर था जिसे अक्सर लोग केवल शहर करके पुकारते थे। तो इस महाकाव्य के अंदर वैसे तो कहानी बड़ी है, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन में बता देता हूँ कि इसमें क्या था कि पहले लोग ये नहीं जानते थे कि व्यापार क्या होता है। तो क्या हुआ कि जो एन मार्कर है ना वह अपने शहर में एक सुंदर मंदिर सजाना चाहता था, तो उसने अपने दूत को एक अरट्टा नामक शहर है वहाँ पर भेजा ताकि वह वहाँ के शासक से ये चीज़ों को लेके आ सके। तो उस दूत ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। वह रात में चांद तारों की रोशनी में और दिन के सूरज में वह अपने मार्ग पे चलता गया। जब वह अपने रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघता गया और ऊपर चढ़ता गया, तो पहाड़ पर उसे क्या मिले, सूसा नाम के लोग मिले। तो सूसा नाम के लोग उन्हें चूहे की तरह नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार वह जो 5, 6, 7 पर्वतमालाएं
पार करता गया। जब वह अरट्टा नाम के शहर में पहुंचा तो उस शासक से उनने चांदी और लाजवर्द मंगाए तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इसके बावजूद ने क्या किया कि उसने अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन दिए। तो अंत में क्या हुआ कि वह इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया। तो बाद में यही निकल कर आया कि उस दूत ने एन मार्कर के संदेशों को घोलमेल कर दिया एक तरीके से। तो बाद में एक रास्ता ये निकाला गया कि राजा जो अनमेकर था ना, उसने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस समय जो मिट्टी पर लिखने के जो रिवाज था वह चलन में नहीं था, फिर भी एनमेकर राजा ने इसके बारे में लिखा। तो जब ये पट्टिका का संदेश उसका दूत लेके उसके पास पहुंचा, अरट्टा के शासक के पास, तो उसने उसे ध्यान से पढ़ा। तो ये सारी चीज़ों की गणना अच्छे तरीके से की गई। तो इतिहासकार मानते हैं कि इस शाब्दिक रूप से इस घटना को सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकाला है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार ही सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था को शुरू किया था, क्योंकि ये काव्य में ये बताता है कि कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति और उसकी उत्कृष्टता की भी झलक इसके अंदर देखने को मिला करती थी। तो इस प्रकार कुछ लेखन कला का प्रयोग किया जाता था। तो ये एक कहानी थी जिसके अंदर आपको ये चीज़ें जानने को मिली। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी, और मेरी राय यही है कि आप इस कहानी को एक बार खुद पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड पार्ट इस लेसन का, जो कि अच्छे तरीके से मैंने आपको कवर करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही फीडबैक देना ना भूलेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है। इस लेसन के नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर आपको पक्का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा इस लेसन के लास्ट पार्ट के साथ, जो कि आपको वीडियो आज या कल देखने को जरूर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।